नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। कुछ समय से अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट्स अनप्रेसिडेंटेड रैली ले रहे हैं एक ही तरफ, यानी कि बहुत लंबे समय से मार्केट्स बुल रन में है। ऐसे में ये सवाल तो आता ही है कि क्या मार्केट्स इस समय ओवरहीटेड हैं। अगर मार्केट्स ओवरहीटेड हैं तो एक बड़े करेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है और ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए ये भी अच्छा रह सकता है कि कुछ समय के लिए मार्केट से दूर रह जाए। लेकिन इस पूरी बुल रन के पीछे क्या सच्चाई है, किस तरीके से मार्केट्स बिहेव करते हैं और आने वाले समय में किस तरीके से मार्केट्स ऊपर या नीचे की तरफ या साइडवेज जा सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मार्केट्स के करंट बिहेवियर को स्टडी करना और उस पैटर्न को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 साल में जब से मार्केट्स ने एक बहुत बड़ी रैली दी है, मार्केट्स का और अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से निफ्टी ने मूवमेंट्स दिए हैं और चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप स्टॉक्स हो, किस तरीके से इन्होंने मूवमेंट दिया है। ये बात अक्सर कही जाती है कि जब भी मार्केट्स बुल रन में होते हैं तो कोई नॉविस इन्वेस्टर यानी कि कोई नासमझ इन्वेस्टर भी हीरो बन जाता है और किसी भी स्टॉक में अगर पैसे इन्वेस्ट करे जाएं तो वो स्टॉक आगे की तरफ ही बढ़ता है और पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ग्राफ्स की हेल्प से ये बात भी समझने की कोशिश करेंगे और इसे देखेंगे कि क्या ये बात सच में सही है कि बुल रन में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके हम अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं और किसी भी तरह की रिसर्च की हमें जरूरत नहीं है, या फिर बुल रन में भी एज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म सीरियस इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में डिस्कस की हुई बहुत सी बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ना टिप है, ना रिकमेंडेशन है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस सिर्फ अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट से ही लेनी चाहिए, या इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन अपनी रिसर्च के बाद करना चाहिए। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कंसिडर करिए। आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट्स में रिसर्च की जाती है और बिना किसी भी बात से प्रभावित हुए रियल टाइम मार्केट को एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर रियल टाइम मार्केट्स में मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्शन सीखना चाहते हैं तो मेरी वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले निफ्टी का ही ग्राफ देख लेते हैं। मैंने ये ग्राफ पिछले 3 साल का लगाया है, जनवरी 2022 या दिसंबर 2021, यानी कि पिछले 3 साल के ऑलमोस्ट ये डेटा है। अब यहाँ पे अगर हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लें तो मार्केट्स में डेफिनेटली एक बहुत बुलिश मूवमेंट रहा है और लॉन्ग टर्म बुलिश मूवमेंट पूरी तरीके से इंटैक्ट रहा है। बट अगर आप इसको छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स पे कंसिडर करेंगे, कुछ महीनों के, कुछ हफ्तों के टाइम इंटरवल्स पे कंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी रही है। अगर मार्केट्स ने कोई भी पीक टच करी है उसके बाद मार्केट्स में करेक्शन भी आया है। ये करेक्शन कई कारणों से होता है। सिंपल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कभी कोई इंटरनेशनल या डोमेस्टिक इवेंट हो सकता है, हमारे यहाँ इलेक्शंस हो सकते हैं, बाहर किसी भी तरह की वॉर की सिचुएशन या कोई अनरेस्ट हो सकता है और बहुत सारे रीजंस की वजह से ये वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है और डाउनसाइड मूवमेंट्स आ सकते हैं। तो इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है निफ्टी का, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये बात साफ है कि निफ्टी ने पिछले 3 साल में करीब 50% के रिटर्न्स दिए हैं। सिर्फ इंडेक्स में अगर हमने इन्वेस्ट करा होता तो हमारी वेल्थ 50% बढ़ सकती थी। ध्यान रखिएगा कि ये CAGR नहीं है, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। बट अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो इस ग्राफ में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव मिलेंगे, भले ही लॉन्ग टर्म बुल मार्केट इंटैक्ट रहा हो। अब इसी ग्राफ के साथ यानी कि निफ्टी के इसी चार्ट के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को ओवरलैप करूंगा, उनके प्राइस ग्राफ को भी मैं ओवरलैप करूंगा ताकि हम ये समझ सके कि जिस समय निफ्टी ने हमें 50% का रिटर्न दिया है, वहीं पे कुछ स्मॉल कैप्स, कुछ मिड कैप्स और कुछ लार्ज कैप्स ने किस तरह का मूवमेंट दिया। इससे हमें ये क्लैरिटी मिलेगी कि जिस समय निफ्टी बुल रन में होती है तो क्या ये बात सही है कि किसी भी तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करके हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उस समय ज़्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं है और बेकार से बेकार इन्वेस्टर भी अपने आप को हीरो समझ सकता है। तो सबसे पहले आते हैं ब्रिटानिया के चार्ट पे। इस चार्ट में अगर देखा जाए, ये जो रेड लाइन है, जो सॉलिड लाइन है, ये स्टॉक का लाइन है और जो कैंडल स्टिक है ये निफ्टी है। तो बाकी चार्ट्स में भी इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ब्रिटानिया ने पिछले 3 साल में करीब 78.76% का रिटर्न दिया। अगेन याद रखिएगा एब्सोल्यूट रिटर्न है जो कि निफ्टी से काफी ऊपर है। नेक्स्ट आता है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट और ये बहुत ही मजेदार चार्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो सुकड़ के छोटा सा रह गया है क्योंकि निफ्टी ने सिर्फ 50% के रिटर्न्स दिए हैं और HAL ने 586% के स्टैगरिंग रिटर्न्स दिए हैं जनवरी 2022 से, पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट। अब इसमें बस एक बात छोटी सी ध्यान रखने की है कि आज HAL जो कि पिछले 3 साल में करीब 7 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है,
आज एक अच्छी खासी लार्ज कैप कंपनी है और सभी एनालिस्ट के ज़बान पर भी है और उनकी रिपोर्ट्स में भी है। बट आज से 3 साल पहले ये एक मिड कैप कंपनी थी। इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 32-33,000 करोड़ थी। तो इसको एक बड़ी स्मॉल कैप या छोटी मिड कैप कहा जा सकता है। अगर हम रेफरेंस पीरियड के शुरू में देखें, जिस समय से इस स्टॉक ने मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ या 3 साल पहले की जो इसकी थी, तो उस समय ये लार्ज कैप नहीं थी। इसलिए HAL की जो भी ग्रोथ है उसे लार्ज कैप की ग्रोथ के साथ, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स की ग्रोथ के साथ हम इक्वेट नहीं कर सकते और ना ही इसे लार्ज कैप्स के हिसाब से कोई भी जनरलाइजेशन मान सकते हैं। अब हम चलते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स अगर देखा जाए तो निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लैगार्ड रहा है। पिछले 3 साल में जहां निफ्टी ने 50% के रिटर्न दिए ऑलमोस्ट, वहाँ एशियन पेंट्स ने सिर्फ 1.25% के रिटर्न दिए हैं। अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली में जीरो रिटर्न्स हैं, या फिर जो कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इसमें रही है या जो अपॉर्चुनिटी लूज़ हुई है सिंपल FD में पैसे इन्वेस्ट करके कुछ पैसे कमाने की, वो भी यहाँ लूज़ हुई है। तो इस वजह से एशियन पेंट्स के रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस ने हमें 88% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 साल में। जब निफ्टी ने 50% के दिए, निफ्टी से काफ़ी ऊपर है। और एक टाइम ऐसा था जब इसके रिटर्न्स 140% को क्रॉस कर गए थे, बट उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स की वजह से इसका प्राइस नीचे आई थी और वहां से भी अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक ने ली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक इज L&T, यानी कि लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिसने हमें 98% के ऑलमोस्ट रिटर्न दिए हैं, यानी कि पिछले 3 साल में ये स्टॉक डबल हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक इज बजाज फिनसर्व। अगेन बजाज फिनसर्व जिस समय एक स्मॉल कैप थी और एक मिड कैप स्पेस में जब तक ये थी, ये स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इस कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। इसकी मार्केट कैप बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो रही थी। बट जब से ये एक लार्ज कैप बना है तब से काफ़ी स्टेबिलिटी इसके स्टॉक में आई है। और ये लार्ज कैप्स में होता भी है जनरली, एक बिजनेस पॉइंट अचीव करने के बाद, यानी कि एक बिजनेस का लेवल अचीव करने के बाद कोई भी कंपनी स्टेबलाइज होती है और वहां से उसकी ग्रोथ स्लो होती है। तो पिछले 3 साल में इसने सिर्फ 20% के ही रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निफ्टी ने 50% के दिए, तो निफ्टी से काफ़ी नीचे इसके रिटर्न्स रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक इज ITC अगेन इट हैज़ गिवन अ स्टैगरिंग रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 146%, यानी कि करीब 2.5 गुना ये स्टॉक हो चुका है पिछले 3 सालों में, जबकि निफ्टी ने 50% के रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद आता है HCL टेक ने ऑलमोस्ट निफ्टी जितने 48% के रिटर्न्स दिए हैं। कोई खास रिटर्न्स नहीं है अगर हम स्टॉक के हिसाब से कंसिडर करें। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि HUL, जिसने 30% रिटर्न्स दिए हैं, निफ्टी से नीचे रहा है। नेक्स्ट इज SBI ने भी 76% के ऑलमोस्ट रिटर्न्स दिए हैं, निफ्टी से काफ़ी बेहतर रिटर्न्स हैं। नेक्स्ट इज इन्फोसिस, यानी कि इन्फी, जिसके रिटर्न्स ऑलमोस्ट 5% रहे हैं। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिटर्न्स हैं पिछले 3 साल में देखा जाए, जिस समय मार्केट पूरी तरीके से बुल रन में थे। फिर आता है भारती एयरटेल, जिसने 151%, यानी कि 2.5 गुना ये स्टॉक मल्टीप्लाई हुआ और निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। नेक्स्ट इज HDFC बैंक। नाउ HDFC बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी लोग बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें HDFC बैंक ऑब्वियसली काफ़ी पसंद रहता है। और इस वजह से भी क्योंकि HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ पिछले 20-30 सालों में जिस बैंक में रही है या जिस कंपनी में भी रही है, उसमें से HDFC का नाम काफ़ी प्रोमिनेंटली है। बट पिछले 3 साल में अगर देखा जाए तो HDFC बैंक ने सिर्फ 21.5% रिटर्न दिए हैं और निफ्टी से काफ़ी नीचे इसके रिटर्न्स रहे हैं। नेक्स्ट इज ICICI बैंक, जिसने 79% के ऑलमोस्ट रिटर्न्स दिए हैं। देन वी कम टू TCS अगेन डिसअपॉइंटिंग रिटर्न्स, 18.8% रिटर्न्स। फिर आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि भारत की सबसे बड़ी एंटरप्राइज है और 41% के रिटर्न्स उसने दिए हैं। निफ्टी से अगेन ये रिटर्न्स भी नीचे रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में रिलायंस के स्टॉक में काफ़ी मूवमेंट हमने देखा है और काफ़ी ऊपर की तरफ चला है, बट निफ्टी से जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो इसके रिटर्न्स भी नीचे की तरफ रहे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लार्ज कैप्स। अब इन लार्ज कैप्स को जो आपने देखा, इससे एक बात तो क्लियर होती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट्स बुल रन में हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर स्टॉक ऊपर की तरफ चलेगा, उतनी ही तेजी से ऊपर की तरफ चलेगा, या अच्छे जो पॉपुलर कंपनीज हैं, जो स्टेबल कंपनीज हैं, जो बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, वो भी इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट कर पाएंगी। तो यहाँ पे ये एम्फेसाइज पूरी तरीके से होता है कि अगर हम एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं या मेंटेन करते हैं, तो उसमें कुछ स्टॉक्स ऊपर की तरफ हैं, कुछ स्टॉक्स नीचे की तरफ हैं। तो ये बात क्लियर है कि अगर हम एक लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, जिसमें से कुछ स्टॉक्स ऊपर की तरफ चल रहे हैं, कुछ का रिटर्न नेगेटिव की तरफ चल रहा है, यानी कि अगर सिर्फ निफ्टी को देखा जाए पॉजिटिव और नेगेटिव उसके कंपैरिजन में लिया जाए, तो ये रिटर्न्स एक दूसरे को काफ़ी हद तक ऑफसेट कर सकते हैं। जिस स्टॉक के रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे
जिन स्टॉक्स के रिटर्न अच्छे हैं उनको वो ऑफसेट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी आपकी रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है। अब मुश्किल ये है कि लार्ज कैप कंपनीज में किस तरह की रिसर्च की जाए, कैसे ये अंदाजा लगा जाए कि इतनी बड़ी कंपनी जिसकी मार्केट कैप ऑलरेडी कई लाख करोड़ की है वो यहाँ से कितने गुना मल्टीप्लाई हो सकती है, या 20-30% भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो किस बेस पर बढ़ेगी। अगर हम सिर्फ 20% या 30% रिटर्न की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज की एक दिन की सर्किट ही 20% का होता है, जो कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस सर्किट को हिट करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। बट 20-25% रिटर्न्स वो भी पिछले 3 साल में कोई खास रिटर्न्स नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स ही क्यों ना हो, आपको अच्छी रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, हम कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी देख लेते हैं और देखते हैं कि उनके रिटर्न्स निफ्टी के कंपैरिजन में किस तरीके से रहे। मैं ज़्यादातर वही स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा ये जो या तो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट रहे हैं या फिर जिन्हें मैंने अपनी वर्कशॉप में एज केस स्टडीज डिस्कस भी करा है, उसके बारे में वीडियोज़ भी बनाए हैं, ताकि हम एक रियल टाइम लॉजिकल असेसमेंट कर सकें और ऐसा ना लगे कि ये बातें हम हवा में कर रहे हैं। वो केस स्टडीज ही हम डिस्कस करें जिनको हमने पहले भी देखा है। सबसे पहला एग्जांपल मैं आरएमसी स्विच गियर्स का लूंगा। तो आरएमसी स्विच गियर के जो रिटर्न पिछले 3 साल में रहे, दे आर 5060%, यानी कि 50 गुना ये स्टॉक पिछले 3 साल में मल्टीप्लाई हुआ है। इसके कंपैरिजन में यहाँ निफ्टी बिल्कुल एक फ्लैट लाइन बन गया है। 50% के रिटर्न तो ऑब्वियसली इसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि उससे 100 टाइम्स ज्यादा इस स्टॉक का रिटर्न रहा है पिछले 3 सालों में। इसमें इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि काफी लंबे समय तक सिर्फ ये एक लेवल पे ट्रेड करता था, उसके बाद इसने पहला ब्रेकआउट लिया, फिर अगेन रेंज बाउंड हुआ, फिर ब्रेकआउट लिया, फिर रेंज बाउंड हुआ और उसके बाद अगेन इसने फिर एक ब्रेकआउट लिया। तो ये किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक का एक बड़ा टिपिकल सा पैटर्न है। हालांकि आरएमसी स्विच गियर तो स्मॉल कैप से भी नीचे जो एक कैटेगरी होती है जिसको हम एसएमई स्टॉक्स कहते हैं, ये वो स्टॉक है। मैंने इसमें जब भी इन्वेस्ट किया था तो आप के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ भी शेयर करते हैं। और एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस स्टॉक में से अब एग्जिट हो चुका हूं, मेरे पास कोई भी शेयर इसके नहीं है। इसलिए इस बात को किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने की गलती मत कर लीजिएगा, ना ही बेचने की कोई एडवाइस समझने की गलती करिएगा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जो भी आप डिसीजन लें रियल इन्वेस्टमेंट का अपनी रिसर्च के बाद ही लीजिएगा। नेक्स्ट वी कम टू ग्लोबल एजुकेशन। अगेन ग्लोबल एजुकेशन आपको याद होगा, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं और पिछले 3 साल में इसने 764% के रिटर्न दिए। इसके सामने भी अगर हम निफ्टी को देखें तो काफी हद तक एक छोटी सी फ्लैट लाइन में निफ्टी कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज एचबीएल पावर, जिसने पिछले 3 साल में 850% के रिटर्न दिए। अगेन निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ये रिटर्न है। और अगर 3 साल से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले इसको और ले जाएं और हम इसको 4 साल में कंपेयर करें तो एचबीएल पावर ने ऑलमोस्ट 40 टाइम्स यानी कि 4000% के रिटर्न पिछले 4 साल में डिलीवर करे हैं, जो कि किसी भी लार्ज कैप के लिए या मिड कैप के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है इतने छोटे से पीरियड में डिलीवर करना। नेक्स्ट इज एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, विच इज अगेन हैविंग अ वेरी नाइस बिजनेस मॉडल। जिस तरह के काम ये करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स ये बनाते हैं, इसके बारे में हमने पहले कई बार डिस्कशंस की हैं। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ भी आपके साथ शेयर किए थे। और वहाँ से जहाँ सबसे पहली बार मैंने इसकी केस स्टडीज डिस्कस करी थी 4 साल में, तो ये स्टॉक करीब 30-35 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। बट अगर हम पिछले 3 साल की भी बात करें तो 523% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। अब अगर आप बाकी स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में इसको देखेंगे तो ये रिटर्न्स काफ़ी छोटे लगते हैं, बट अगर इसी रिटर्न को आप मिड कैप्स या लार्ज कैप से कंपेयर करेंगे तो ये रिटर्न काफ़ी साइजेबल है। नेक्स्ट इज वेबल सोलर, जिसको वेबसॉल भी कहा जाता है। वेबसॉल के बारे में तो मैंने रिसेंटली भी डिस्कस आपके साथ किया है, अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ भी आपके साथ शेयर किए हैं और किस तरीके से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता रहा हूँ ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। करीब 1000% के रिटर्न्स पिछले 3 साल में इस कंपनी ने दिए हैं। इस कंपनी की फैक्ट्रीज वगैरह काफ़ी समय तक बंद रही थी क्योंकि ये रेनोवेशन कर रहे थे अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। बट उसके बावजूद भी जब भी इस स्टॉक में दोबारा प्रोडक्शन शुरू हुआ, उससे कुछ टाइम पहले ही इस स्टॉक की प्राइस बढ़नी शुरू हो गई थी कंपनी के प्रोडक्शन शुरू होने से पहले। और पिछले 3 साल में जो इसके 1000% यानी कि 10 टाइम्स का रिटर्न में दिखाई देता ही है। इसमें से ज़्यादातर रिटर्न पिछले 1-1.25 साल का ही है, जिसमें इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रही है। और अगेन इसके सामने निफ्टी हमें काफ़ी फ्लैट लाइन में दिखाई देती है, यानी कि निफ्टी से काफ़ी अच्छे रिटर्न है। जब भी मैं ये कहता हूँ कि ये निफ्टी हमें एक छोटी सी रेंज में दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी तरह का कोई टॉन्ट निफ्टी पे कस रहा हूँ। इसका सिंपल सा मतलब है कि निफ्टी के रिटर्न के सामने ये रिटर्न काफ़ी बड़े हैं। नेक्स्ट वी कम टू कैम्फैब अल्कलीज, जिसके बारे में मैंने कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाया था। और अगर हम देखें इसको तो पिछले 3 साल में 562% के रिटर्न्स हैं। अगेन एज अ डिस्क्लेमर मैं बता देता हूं कि कैम्फैब में भी मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूं। देन रिफेक्स इंडस्ट्रीज, तो आपको याद ही होगा, रिफेक्स हैज गिवन स्टुपेंडस रिजल्ट्स इन दी लास्ट 3 ईयर्स और 2100 यानी कि 21-22 गुना से ज़्यादा ये स्टॉक मल्टीप्लाई हुआ है पिछले 3 सालों में, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी मार्केट कैप के हिसाब से, चाहे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, किसी भी तरह की कंपनी हो, ये रिटर्न्स बहुत अमेजिंग हैं। और
एक इन्वेस्टर को जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करते हैं, जो रोज़ शेयर खरीदते बेचते हैं, मैं ना उनकी बात कर रहा हूँ और ना उस बात का कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन अगर एज एन इन्वेस्टर आप सीरियस इन्वेस्टिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हैं तो इस तरह की कंपनीज आपको ढूंढनी चाहिए। जब सबसे पहले मैंने इस स्टॉक को आपके साथ यूट्यूब पर डिस्कस किया था और अपने इन्वेस्टमेंट का प्रूफ भी दिखाया था, सिर्फ 2 महीने में ही ये स्टॉक 3 गुना मल्टीप्लाई हुआ था और आज भी ये स्टॉक बढ़ता रहता है। उसका रीज़न ये क्योंकि इनका कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और जब आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने लगते हैं और उसी के हिसाब से आप डिसीजंस लेते हैं तो आपको ये सब बातें, ये जो टिप रिकमेंडेशन और ये पंप एंड डंप वाली बातें भी वहाँ पे खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब आप स्टॉक को छोड़ करके कंपनी पे फोकस ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा के रिटर्न्स अगर देखे जाएं तो कोई बहुत खास नहीं रहे हैं, हालांकि 3 साल में इसने 100% रिटर्न्स दिए हैं, बट एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से मैं इन रिटर्न्स को कोई खास रिटर्न्स नहीं मानता। ओलेक्ट्रा में मैं इन्वेस्टेड था और अब भी हूँ और उसका सिंपल सा रीज़न है कि ये इलेक्ट्रिक बस बिजनेस में है। मुझे इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगता है और मैं आने वाले समय तक इसमें इन्वेस्टेड रहूँगा, बट मेरे इन्वेस्टेड रहने का मतलब भी बिल्कुल भी नहीं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, ऐसा कोई कंपलसरी है आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। प्लीज़ प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लीजिएगा, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में प्रॉफिट के जितने चांसेस होते हैं उससे ज़्यादा चांसेस नुकसान के होते हैं अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो वापस आते हैं ओलेक्ट्रा पे। ओलेक्ट्रा के 100% के रिटर्न्स को मैं कोई खास नहीं मानता, जैसे कि मैंने कहा अगर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग देखी जाए, बट हाँ मुझे फ्यूचर में आने वाले इसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं अभी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ। देन वी कम टू पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। अगेन बहुत बढ़िया कंपनी, जिसमें फिर अगेन एज अ डिस्क्लेमर मैं पर्सनली भी इन्वेस्टेड हूँ इसके अंदर और मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था, उसमें आपके साथ इन्वेस्टमेंट प्रूफ वगैरह सब कुछ शेयर किया था। तो ये स्टॉक भी करीब 6 गुना मल्टीप्लाई हुआ है पिछले 3 सालों में। निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हैं और अगर इसके एक्चुअल रिटर्न्स को आप देखेंगे 3 साल ना होकर के सिर्फ 1 साल में इसने ये 6 गुने का रिटर्न दिया है। तो यानी कि जिस समय मार्केट्स बुल रन में रहे हैं ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल रन में रहा है। नेक्स्ट वी कम टू बजाज स्टील। बजाज स्टील ने भी करीब 211% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर एवेंटल लिमिटेड ने 1400% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3 साल में और अगर इसे 1 साल पहले और ले जाते हैं, करीब 4 साल में देखें तो करीब 2500% यानी कि 2500% के रिटर्न से 25 गुना ये स्टॉक वहां से मल्टीप्लाई हुआ है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिस समय मार्केट्स बुल रन में चल रहे हैं क्या आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी टिप रिकमेंडेशन पे या किसी भी यूट्यूब वीडियो के बेस पे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें तो अपनी रिसर्च के बाद लें या प्रोफेशनल एडवाइस के बाद लें, जो कि सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज जैसे कि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या रिसर्च चैनल्स के थ्रू ही मिल सकती है। तभी आप कंपनी के बिजनेस को समझ पाते हैं, तभी आप इस तरह के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट्स किसी भी तरह के बुल रन में हो, आंख बंद करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। चाहे लार्ज कैप्स हो, मिड कैप्स हो या स्मॉल कैप्स हो, हर स्टॉक में इक्वल पोटेंशियल है पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न्स देने का। स्मॉल कैप्स, ग्रोथ स्टॉक्स यहाँ पे स्कोर करते हैं कि वो जिस समय रिटर्न देते हैं तो मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हैं, कई गुना मल्टीप्लाई होते हैं। और जब नेगेटिव रिटर्न देते हैं तो जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है सिर्फ उतनी ही कैपिटल आपकी रिस्क पे होती है, जैसे कि किसी भी लार्ज कैप स्टॉक में होती है। बट लार्ज कैप स्टॉक्स में जब अच्छे रिटर्न्स आते भी हैं तो एक लेवल पे आके रुकते हैं, जैसे कि हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के एग्जाम्पल में देखा कि उसने 6-7 गुने के रिटर्न्स दिए, बट जिस समय रेफरेंस पीरियड शुरू होता है वहाँ पे वो एक बड़ी स्मॉल कैप या एक छोटी मिड कैप कंपनी थी। तो इसलिए हमारा विजन काफ़ी क्लियर होना चाहिए जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं कि हम कुछ परसेंट के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी भी रीज़न से किसी भी कंपनी में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, अच्छी रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस कर सकें। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, शॉर्ट टर्म में किस तरह की वोलेटिलिटी क्रिएट होगी ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, कुछ डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इवेंट्स भी आ सकते हैं जिनकी वजह से वोलेटिलिटी या डाउनवर्ड मूवमेंट्स या साइडवेज मूवमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म व्यू को देखा जाए तो ये बिल्कुल तय है, जिस तरह से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से भारत सरकार के विजन्स हैं और जिस तरीके से उनकी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं, आने वाले 30-40 सालों तक भी भारत के स्टॉक मार्केट्स के बुल रन को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इकोनॉमी एक्सपैंड करती रहेगी, मार्केट्स बुल रन में रहेंगे। इन्वेस्टर्स को कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करें, अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें ताकि हम भी अच्छी वेल्थ यहाँ लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर सकें। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।